इतना अंधेरा क्यों है? अब थोड़ा ठीक हुआ। फिर ये कलर कैसा ब्लैक एंड वाइट लग रहा है। हम अक्सर उन चीज़ों को इंपॉर्टेंस देना भूल जाते हैं जो होता हमारे पास जरूर है, लेकिन हम उसे इंपॉर्टेंस देते नहीं हैं, जैसे ये कलर। आज हम इसी सेगमेंट की एक कंपनी जैसे बर्जर पेंट का एनालिसिस करने वाले हैं। है दोस्तों, मेरा नाम है सकलदीप कुमार और आज हम एनालाइज करने वाले हैं बर्जर पेंट्स के बारे में। हम कंपनी को मोस्टली 4 पॉइंट पे एनालाइज करेंगे। सबसे पहले हिस्ट्री, दूसरा बिजनेस मॉडल, तीसरा मैनेजमेंट और लास्टली कुछ फिनेंशियल्स। और फिनेंशियल्स में मैं लास्टली आपको ये बताऊंगा कि क्या कंपनी इस वैल्यूएशन में खरीदने लायक है अथवा नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हिस्ट्री से। हम यहाँ बेसिकली 3 हिस्ट्री को यहाँ डिस्कस करने वाले हैं जो फाइनली जाके कोलाइड होगा बर्जर पेंट्स में। शुरुआत होता है, सबसे पहला हिस्ट्री जो शुरुआत होता है 1770 में, जब लुइस स्टेनबर्ग बर्जर एक आदमी थे जो फ्रैंकफर्ट से जर्मनी से लंदन गए थे। वो बेसिकली एक प्रू एशिया ब्लू है, उस कलर को बेचना चाहते थे लंदन में, जो खुद उन्होंने बनाया था। लंदन जाने के बाद उन्होंने अपना नाम को भी कन्वर्ट करके लुइस बर्जर रख लिया था। कंपनी वहाँ काफ़ी अच्छे तरीके से चला और फाइनली करीब 200 साल बाद लगभग 1960 में उनका मर्जर हो जाता है विद जॉनसन एंड निकोलस कंपनी, जो फाइनली जाके बनता है BJN, बर्जर जॉनसन एंड निकोलस कंपनी। ये तो पहला हिस्ट्री हुआ। अब दूसरा हिस्ट्री है हार्टफील्ड का, जिन्होंने 1923 में इंडिया में पहला फैक्ट्री सेटअप किया पेंट के लिए, जिसे 1947 में ब्रिटिश पेंट्स एक्वायर कर लेती है। एक्वायर करने के बाद वो साथ ग्रो करने लगते हैं, लेकिन 1965 आते पेंट्स था वो चला जाता है, एक हॉलैंड की कंपनी रहती है, कैलवियस करके समथिंग कॉर्पोरेशन नाम है, वो यूएस के थ्रू इस कंपनी को खरीदती है। फाइनली ये इतना समझिए कि ये चला जाता है हॉलैंड के पास। हॉलैंड कंपनी इसको एक्वायर करने के बाद वहाँ 4 सालों में ही इसे BJN कंपनी, जो हम पहले डिस्कस किए, उस BJN कंपनी को बेच देती है। और 1969 के बाद जस्ट 4 सालों बाद ही फेरा एक्ट आता है, जिसके वजह से जो फॉरेन कंपनीज थे उनको अपना मेजोरिटी ऑफ द स्टेक इंडियन प्रमोटर को देना पड़ा, जिसके कारण BJN ने अपना 40% स्टेक बेच दिया, जिसे एक्वायर किया UB ग्रुप ने, या क्या माल्या ग्रुप। विजय माल्या, जिसको आप जानते हैं या हम जानते हैं, उसके पिताजी वही ग्रुप चलाते हैं। तो यूनाइटेड ब्रूवरीज ग्रुप एक्वायर कर लेता है 1976 में। माल्या ग्रुप कंपनी को एक्वायर कर लेते हैं, साथ ही 1983 में कंपनी का नाम को कन्वर्ट करके बर्जर पेंट्स रख लेते हैं। इतना रैपिड एक्सपेंशन करने की वजह से 1990s के आसपास कंपनी का डेट लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण उन्हें अपना कंपनी को बेचना पड़ जाता है। पेंट कंपनी बेसिकली जब पेंट कंपनी को बेचते हैं तो वो जाता है फाइनली ढींगराज के पास, ढींगराज ब्रदर्स के पास। और ऐसा नहीं है कि ढींगराज ब्रदर्स एक दिन अचानक से उठे और उनको पेंट कंपनी खरीदना समझ में आया और वो खरीद लिए, ऐसा भी नहीं है। उनका भी पुराना हिस्ट्री रहा है। ये थर्ड हिस्ट्री। उनका हिस्ट्री ये है कि 1898 में उनके ग्रैंड फादर वो एक सेटअप करते हैं पेंट शॉप अमृतसर में। बेसिकली पेंट बेचने का काम करते थे वो, और धीरे धीरे वो पेंट बनाने के बिजनेस में घुस गया और 1950-60 के आसपास एक राजदूत पेंट्स करके आता था, जिसे वो बेसिकली बना के बेचने का काम करते थे उस नाम से। उनका एक्सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा था और मोस्टली वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ही थे, जिसकी वजह से उनका एक्सपोर्ट का डिमांड बढ़ने की वजह से उन्होंने 1991 में अपना एक्सपोर्ट मार्केट को अच्छे तरीके से ग्रो करने के लिए इस बिजनेस को एक्वायर किया था। तो ये तो था ओवरऑल हिस्ट्री कि कैसे कंपनी फाइनली स्टार्ट हुआ जर्मनी फ्रैंकफर्ट से होते हुए लंदन में, लंदन से वापस आया इंडिया में दूसरे कंपनी से मर्ज होते हुए UB ग्रुप के पास गया और फाइनली गया ढींगराज ब्रदर्स के पास। ये तो था ओवरऑल हिस्ट्री। अब हम बात करेंगे कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में। वैसे तो पेंट लगभग हर सामान में यूज होता है, लेकिन अगर सेगमेंट वाइज इसका अगर हम बिजनेस का बात करें तो ये 2 ही सेगमेंट में बेसिकली डिवाइड किया गया है इसको। सबसे पहला तो है डेकोरेटिव और दूसरा है इंडस्ट्रियल। इंडिया में अगर बेसिकली कंजम्पशन का बात करें तो डेकोरेटिव से लगभग इंडिया में कंज्यूम किया जाता है 80% के आसपास डेकोरेटिव पेंट को, जबकि 20 to 25% कंज्यूम होता है इंडस्ट्रियल सेगमेंट के लिए। यहीं अगर ग्लोबल का देखें तो ग्लोबल में थोड़ा सा उल्टा है। ग्लोबल में डोमेस्टिक डेकोरेटिव है लगभग 40% और इंडस्ट्रियल है 60%। चलिए स्टार्टिंग से समझते हैं कि बेसिकली ये पेंट बिजनेस होता कैसे है, काम कैसे करता है। किसी भी कंपनी को पेंट बनाने के लिए 4 चीज़ों का जरूरत होता है। सबसे पहला होता है बाइंडर, दूसरा होता है पिगमेंट, तीसरा होता है सॉल्वेंट और चौथा होता है एडिटिव्स। तो ये चारों है क्या। बाइंडर का काम है बेसिकली पेंट को किसी भी सरफेस से जोड़ने का काम, जैसे दीवार हुआ या वुड हुआ या कोई मेटल हुआ, तो बाइंडर का काम है एक तरीके से गोंद का काम आप बोल सकते हैं। एडिटिव्स जो बोलते हैं वो काम करती है बाइंडर, बाइंड करना मतलब जोड़ना। दूसरे में आता है पिगमेंट। तो पिगमेंट का काम होता है कलर देना, वो कोई भी कलर हो सकता है, डिपेंड करता है किस तरीके का हम उसमें यूज करें। नेचुरल भी होता है, आर्टिफिशियल भी होता है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब तरह का होता है। तो बेसिकली कलर देना काम है इसका, पिगमेंट का। अब इन दोनों को मिलाने के लिए, बाइंडर और कलर को मिलाने के लिए सॉल्वेंट का यूज किया जाता है। और मोस्टली ये बनता है क्रूड ऑयल से। बाइंडर भी बनता है क्रूड ऑयल से और सॉल्वेंट भी बनता है क्रूड ऑयल से, जबकि पिगमेंट बनता है टाइटेनियम ऑक्साइड और बहुत सारा तरीके का है एलिमेंट उससे बनता है। फाइनली यूज किया जाता है एडिटिव्स। एडिटिव्स का बेसिकली काम स्पेशल प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है। जैसे कि मान लेते हैं जहाँ पर हम पेंट किए वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, या फिर पेंट को हम रख दिए तो वो नीचे जमना नहीं चाहिए, या फिर उसके ऊपर में देखेंगे कि चाय की तरह एक परत जम जाता है, तो वो सब होने से बचाता है ये एडिटिव्स। या फिर बोल सकते हैं कि दीवार में पेंट कर दिया तो वहाँ फंगस होने से बचाएगा। तो ये सारा स्पेशल प्रॉपर्टी ऐड किया जाता है एडिटिव्स को यूज़ करके।
अगर इनका अवेलेबिलिटी का बात करें तो क्रूड ऑयल सबसे ज़्यादा जो रॉ मटेरियल में खर्च होता है वो होता है क्रूड ऑयल, जो कि सॉल्वेंट और बाइंडर बनाने में लगता है। तो क्रूड ऑयल बहुत सारा देश है जो प्रोड्यूस करता है, तो वहाँ से आसानी से मिल जाता है, आसानी से नहीं लेकिन हाँ मिल जाता है, अवेलेबल है हम ये बोल सकते हैं। जहाँ तक बात है पिगमेंट के लिए टाइटेनियम ऑक्साइड का, डाइऑक्साइड का, तो वो मोस्टली इंडिया को डिपेंड करना पड़ता है चाइना से, क्योंकि चाइना इज़ द मोस्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टाइटेनियम डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे एक डिपेंडेंसी क्रिएट होता है दूसरे कंट्री के। तो ये तो था बात रॉ मटेरियल का। साथ में कंपनी कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च भी करती है ताकि जो प्रोडक्ट है उसको और थोड़ा बेहतर कर सके, चाहे वो एडिटिव्स को यूज करके हो, चाहे कोई अदर मेटल्स को यूज करके और थोड़ा अच्छे तरीके से उस पेंट को बेच सके। ये तो हुआ पेंट बनाने का काम। अब कंपनी से बेचती कैसे है, कंपनी को कैसे पैसा आता है। कंपनी का दो सेगमेंट है, एक है डेकोरेटिव और दूसरा है इंडस्ट्रियल। तो डेकोरेटिव बेसिकली काम कैसे करता है, कुछ डीलर्स को पेंट बन गया, कुछ डीलर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स को कैच करते हैं सबसे पहले कि हाँ यहाँ हमको बेचना है। उनको कॉन्टैक्ट करने के बाद उनको कुछ मार्जिन दिया जाता है। उनको जब मार्जिन थोड़ा सा हाई देंगे तो मेरा प्रोडक्ट को रखेगा, साथ में मेरा प्रोडक्ट बिकना भी चाहिए तभी जाके वो रखेंगे। तो ये सब कुछ कंडीशन होता है जो देखना पड़ता है। अगर बर्जर पेंट्स का बात करें तो ये अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा मार्जिन प्रोवाइड करती है डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर को, जिसकी वजह से इनका प्रोडक्ट को जो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो रखते भी है और बिकता भी है। साथ में कंपनी कुछ क्रेडिट फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर को। बेसिकली कहने का मतलब है कि कुछ टाइम, ज़्यादा टाइम प्रोवाइड करती है। अगर दूसरे कंपनी 30 दिन दे रहे हैं पेमेंट के लिए कि आप पे कीजिए, ये कुछ 60 दिन 70 दिन देती है। मतलब कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा एशियन पेंट से क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। तो एक तरीके से थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने का कोशिश करती है एशियन पेंट से। साथ में डेकोरेटिव सेगमेंट में आपको ये भी समझना जरूरी है कि सही प्रोडक्ट का सही जगह, सही समय, सही फेस्टिवल में, सही मौसम में, मतलब हर कुछ सही हो तभी जाके वो प्रोडक्ट बिकेगा, हम ये बोल सकते हैं। जैसे कुछ मौसम में कुछ रंग का डिमांड ज़्यादा होता है, किसी स्पेसिफिक एरिया में होता है। तो इन सबको समझने के लिए कंपनी के पास एनालिटिक्स डेटा बहुत प्रीवियस का अवेलेबल होना चाहिए, जो कि एक एज प्रोवाइड करता है बर्जर पेंट्स को अलॉन्ग विद एशियन पेंट्स अगर कोई नया कॉम्पिटिटर घुसता है उसके अगेंस्ट। साथ में कंपनी कुछ टिंटिंग मशीन भी प्रोवाइड करती है डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर को, ताकि मान लेते हैं कि 10 टिंटिंग मशीन बेसिकली होता क्या ये समझते हैं। मान लेते हैं कि आपके पास 10 कलर है, तो 10 कलर है तो आप चाहे तो टिंटिंग मशीन में 10 कलर को मिला के बहुत सारा नंबर ऑफ शेड्स क्रिएट कर सकते हैं। 10, 50, 100 इवन 1000 तक कलर प्रोड्यूस किया जा सकता है उनसे, मतलब सेट्स क्रिएट किया जा सकता है कि लाल पीला को मिला कुछ और बनेगा, पीला हरा को मिला कुछ और बनेगा। तो इस तरीके से कम इन्वेंट्री होने के बावजूद बहुत सारा नंबर ऑफ कलर या पेंट बेचा जा सकता है टिंटिंग मशीन में होने की वजह से। तो यहाँ पे एक और चीज़ आपको समझना चाहिए कि एशियन पेंट्स सबसे बड़ा कंपनी है, तो हर कोई एशियन पेंट्स का टिंटिंग मशीन रखेगा ही। और ऐसा नहीं है कि टिंटिंग मशीन एशियन पेंट्स का रखा हुआ तो उसमें हम शालीमार का या सिकरा का या जो भी अदर कंपनी का उसमें डाल के हम चेक कर सकते हैं कि इसका कौन सा शेड आएगा। दो सब अलग अलग केमिकल यूज करती है, तो ऐसा नहीं है कि इसका टिंटिंग मशीन में उसका सेट करेगा। तो कोई भी जो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 तक ये टिंटिंग मशीन रख सकता है। तो एक तो रखेगा एशियन पेंट्स, अगर वो एशियन पेंट्स का ही केवल प्रोडक्ट बेच रहा है तो बस एशियन पेंट्स का ही रखेगा। अगर वो मल्टीपल बेच रहा है तो एक तो एशियन पेंट्स रखेगा ही, साथ में कुछ और को रखेगा जिसमें बर्जर किंग लीडर की तरह दिखता है, क्योंकि वो लगभग पैटर्न फॉलो कर रहा है एशियन पेंट्स का। कंपनी यहाँ पे डील करती है नॉर्मल पीपल से, तो जब नॉर्मल पीपल से डील करती है तो कंपनी का रिसीवेबल्स तो थोड़ा सा बढ़ जाता है डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को देने की वजह से। साथ में कंपनी थोड़ा सा मार्जिन ज़्यादा जनरेट करती है, चार्ज करती है बोलेंगे कॉमन पीपल से, क्योंकि उनके पास उतना बार्गेनिंग पावर नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू कि अगर वो इंडस्ट्रियल में किसी को प्रोडक्ट बेचती। यहाँ से कंपनी अपना मार्जिन रख के प्रोडक्ट को बेच देती है, तो यहाँ से कंपनी को डेकोरेटिव सेगमेंट से आसानी से पैसा जनरेट होता है। दूसरा है इंडस्ट्रियल सेगमेंट। इंडस्ट्रियल सेगमेंट में कंपनी करती क्या है कि दूसरे इंडस्ट्रीज में जहाँ भी पेंट का जरूरत पड़ता है उनको पेंट्स देती है, और वो जो खरीदते हैं वो बल्क में खरीदते हैं। तो जब बल्क में कोई खरीदेगा तो निगोसिएशन पावर उसके पास थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे कंपनी मार्जिन कंपनी का कॉम्प्रेस होता है, साथ में रिसीवेबल्स और स्टॉक्स तो घटता है। कहने का मतलब है कि अगर किसी कंपनी को प्रोडक्ट चाहिए तो वो हमको बोलेगा, हम तुरंत बनाए तुरंत दे दिए, हमको स्टॉक्स रखने का जरूरत नहीं पड़ा, इन्वेंट्री उसके लिए जबरदस्ती पाइलअप करने का जरूरत नहीं पड़ा। अगर सेल्स ग्रोथ का बात करें पिछला 10 साल का, तो कंपनी का सेल्स ग्रो किया है CAGR ऑफ 10%, जबकि प्रॉफिट ग्रो कर रहा है 17-18% के हिसाब से, जो क्लियरली बताता है कि कंपनी अपना मार्जिन को एक्सपैंड कर पा रहा है। ये तो था ओवरऑल बिजनेस मॉडल। अब हम बात करते हैं कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में। प्रोमोटर होल्ड करते हैं मैक्सिमम लिमिट ऑफ शेयर 75% के आसपास कंपनी का प्रोमोटर होल्ड करते हैं। जहाँ तक बात है रेम्यूनरेशन का तो काफ़ी ज़्यादा लो है। बात करें जहाँ तक सक्सेशन प्लान का, तो कंपनी एक प्रोफेशनल कंपनी है जिसको कि अभिजीत रॉय चला रहे हैं, और इनके पास एक एज भी है क्योंकि ये पहले से एशियन पेंट्स में काम कर चुके थे। इनको पता है कि कैसे एशियन पेंट्स काम करता है, और उसको उस आइडिया को ये यहाँ भी अप्लाई कर रहे हैं जो उनके बिजनेस में दिख भी रहा है। जहाँ तक बात है केसेस से स्कैम का, तो मुझे कोई खास सिग्निफिकेंट केस कंपनी या मैनेजमेंट के खिलाफ नहीं मिला। लास्टली हम बात करेंगे फिनांशियल्स का। फिनांशियल्स में मैं सबसे पहले चेक करता हूँ डेट। अगर कंपनी का डेट का बात करें तो पिछला 10 सालों में डेट तो इंक्रीज हुआ है, लेकिन प्रॉफिट से अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा लो है। कंपनी आसानी से पूरा का पूरा डेट को क्लीन अप कर सकता है प्रॉफिट के कंपेरिजन में। जहाँ तक बात है कंपटीशन का, तो कंपटीशन तो काफ़ी लो है क्योंकि जो पहले से पुराने प्लेयर है उनके पास डीलर नेटवर्क, अगर कोई नया प्लेयर एंट्री करना चाहेगा तो वो इन जो पुराने प्लेयर उनको खरीद के ही एंट्री कर सकता है, या फिर उसके पास कोई एज होना चाहिए जैसे जिंदल स्टील के पास।
इस तरीके के बिजनेस में ज़्यादा जल्दी कंपटीशन नहीं आने वाला, क्योंकि इसमें सबसे पहले तो डीलर को आपको सेटअप करना पड़ेगा कि हाँ डीलर मेरा प्रोडक्ट को बेचे। दूसरा, साथ में आपको ये भी करना पड़ेगा कि किस प्रोडक्ट का डिमांड किस जगह कहाँ पे कैसा रहता है। जिस कंपनी का एनालिटिक्स बढ़िया होगा उसके लिए कम से कम 5 साल 10 साल का उसको खुद का डेटा चाहिए होगा कि हाँ एनालिटिक्स डेटा मेरा खुद का ये प्रोडक्ट यहाँ चल रहा है, तब हम यहाँ रखेंगे प्रोडक्ट। तो बेसिक कहने का मतलब है कि इसको एनालाइज करने के लिए कंपनी को कम से कम 5 साल 10 साल काम करना पड़ेगा, वहाँ मार्केट सेटअप करना पड़ेगा। तो हम यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि कॉम्पिटिशन बहुत कम है। शॉर्ट टर्म में तो कंपटीशन है ही नहीं, लॉन्ग टर्म में देखा जा सकता है कि अगर कोई कंपनी सच में मेहनत करे तो हो सकता है। बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी और कैपिटल एम्प्लॉयड का, तो ये दोनों काफ़ी मस्त है, आपको क्लियरली दिख रहा होगा, काफ़ी मस्त है, जिसके वजह से इसका पी इतना हाई मल्टीपल पे आपको ट्रेड होता दिख रहा होगा, मतलब हाई वैल्यूएशन पे कंपनी मिलेगा ही। जहाँ तक बात है डेट टू इक्विटी का, तो कंपनी का डेट तो इंक्रीज हुआ, लेकिन कंपनी को कंटिन्यूअस प्रॉफिट जनरेट हुआ, जिसकी वजह से वो ऐड हो गया इक्विटी में। तो जो नीचे का इक्विटी है डेट टू इक्विटी में वो इंक्रीज कर गया, जिसकी वजह से डेट टू इक्विटी डिक्रीज आपको दिख रहा है। बात करें कैश फ्लो का, तो कंपनी का प्रॉफिट आसानी से कैश में कन्वर्ट हो रहा है, और जो पैसा रिसीवेबल्स में फंस रहा है वो भी कंपनी जानबूझ के फंसा रहा है ताकि क्रेडिट फैसिलिटी जो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को दे सके और ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट को गेन कर सके फ्रॉम एशियन पेंट्स, या उससे कम कॉम्पीट कर सके। एक चीज़ हमको खराब यहाँ पे ये लगा कि कंपनी डिविडेंड बांट रहा है, जबकि अगर कंपनी चाहती तो आसानी से जो कर्जा है उसको एकदम तुरंत खत्म कर सकता था 1 या 2 साल के अंदर ही, जो मुझे थोड़ा सा खराब पॉइंट लगा। लास्टली हम बात करेंगे वैल्यूएशन का। कंपनी का लास्ट कुछ सालों का एवरेज प्रॉफिट रहा है अराउंड 600 करोड़, और अगर 600 करोड़ के हिसाब से हम 20 to 30 का पी मल्टीपल देते हैं तो इसका वैल्यूएशन आएगा अराउंड 12,000 to 15,000 करोड़। और अगर ऑनर्स अर्निंग के थ्रू निकाले तो कंपनी का फ्री कैश फ्लो आता है अराउंड 200 करोड़ के आसपास, जिससे अगर हम इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन निकाले तो वो आता है अराउंड 5,000 to 6,000 करोड़। सो क्लियरली देखने से पता चलता है कि कंपनी अपने फेयर वैल्यूएशन से बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। इसका रीजन भी है बिकॉज ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, साथ में एक बैरियर क्रिएट करता है बिकॉज ऑफ डीलर डिस्ट्रीब्यूटर की वजह से, साथ में एक एज भी क्रिएट करता है इसका ब्रांड नेम। तो ये तो था ओवरऑल एनालिसिस बर्जर पेंट्स के बारे में। अगर आपको इसमें से कोई चीज़ समझ नहीं आया है तो मैं चाहूँगा कि आप कमेंट में उससे पूछे ताकि मैं उसका आंसर कर सकूँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।